नमस्कार साथियों, मैं विक्रम पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज अपन, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, अपना एक टॉपिक है आयनिक साम्य, जिसको लेकर आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। प्रयोगशाला सहायक भर्ती में केमिस्ट्री के 10 टॉपिक लगते हैं और उन 10 टॉपिक में से ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे 2 से 3 क्वेश्चन आया करते हैं हर साल एग्ज़ाम में। और 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब है कि 4 से 6 नंबर। अपन पूरी की पूरी ट्राई करेंगे कि ये जो इस चैप्टर की जितनी भी क्लासें अपलोड की जाएगी, 2 से 3 क्लासों में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अपना 12th बेस की भर्ती है तो 12th स्टूडेंट की चीज़ें पढ़ाई जाएगी आपको लैब असिस्टेंट में। और वहीं से आपके 100% मैं दावा करता हूँ कि यहाँ से मैंने जो पढ़ा दिया उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, भले ही आप सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख लेना इस टॉपिक से। ठीक है, तो अपन सॉल्व कर अपना ये चैप्टर शुरू करते हैं आयनिक साम्य। अपना जो पढ़ाने का तरीका रहेगा वो पीपीटी मोड पे रहेगा, ताकि कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, अपन शुरू करते हैं। देखो, आयनिक साम्य वाला टॉपिक है अपना आयनिक साम्य। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी। पहले तो यहाँ पे अपन अम्ल और सार के बारे में पढ़ेंगे कि अम्ल किसको कहते हैं, सार किसको कहते हैं। पहले अपन इसका थोड़ा सा प्रारूप देख लेते हैं कि इस टॉपिक में अपन को अक्सर पढ़ना क्या होता है। तो अम्ल और सार के बारे में पढ़ते हैं अपन एक तो, और अम्ल और सार के बाद अपन यहाँ पे अम्ल और सार के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें अपन 3 तरह की अवधारणा देखते हैं: आर्रेनियस, ब्रोंस्टेड, लोरी और लुईस एसिड बेस थ्योरी। इस तरह से 3 अवधारणाओं के साथ अपन पीएच के बारे में पढ़ेंगे कि पीएच अपन निकालते कैसे हैं। साथ ही साथ अपन यहाँ पे बफर विलियन के बारे में भी पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ अपन कॉमन आयन इफेक्ट, उसके साथ साथ अपन सांद्रता गुणनफल, ये सारी की सारी चीज़ें अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अपन सारे के सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो देखिए, अपन शुरू करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अम्ल और सार। आप शुरुआती क्लासों से ही पढ़ते हैं कि अम्ल और सार किसे कहते हैं। जब आप साइंस के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं या विज्ञान के बारे में नॉलेज लेना प्राप्त करते हैं, वहीं पे आपको ये जनरल साइंस में चीज़ें पढ़ाई जाती है कि अम्ल और सार किसको कहते हैं। तो आप बताते हो कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल होते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं वो सार होते हैं, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं वो अम्ल होते हैं, और जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं वो सार होते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, वो बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे जब अपन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इससे एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। अपन देखेंगे कि यहाँ पे 3 सिद्धांत थे, उसके आधार पर अम्ल और सार अलग अलग पदार्थों को कहा गया। जैसे अपन सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पे आर्रेनियस की अवधारणा। आर्रेनियस ने अम्ल और सार किसको कहा। यहाँ पे मैं, यदि ये चीज़ें भी आपको याद नहीं रहती ना, एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ कि लिटमस पत्र किसको, कौन सा अम्ल किसको किस तरह से बदलता है। तो आप देखो यहाँ पे एक नाम याद रख सकते हो, अनिल, जिसमें आप देखोगे कि अ से अम्ल, नी से नीला और ल से लाल, यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा करते हैं, लाल। ठीक है, यदि ये चीज याद होगी तो सार का अपने आप याद हो जाएगा। सार का इसका उल्टा है, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देंगे, नीला कर देंगे। ये चीज तो आपको अधिकांश विद्यार्थियों को इसमें याद भी होगी ये चीज। यदि किसी को याद नहीं है तो याद कर लो आप। अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देंगे। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये यहां से शुरू होता है अपना टॉपिक, आर्रेनियस अम्ल सार सिद्धांत। देखिए, आर्रेनियस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अम्ल और सार किसको कहा, यहाँ पे इस सिद्धांत में ये पढ़ेंगे। तो ये चीज आप देखते हो कि जो जलीय विलयन में H+ दे वो अम्ल है, और जो जलीय विलयन में OH- दे वो क्या है, सार है। ठीक है, ये चीज आप शुरुआत से पढ़ते हो। लेकिन ये चीज किसने बताई थी, आर्रेनियस ने। जब आप आगे ब्रोंस्टेड और लोरी के बारे में पढ़ोगे ना, तब वो ये नहीं बताएगा कि H+ और OH-, वो कुछ अलग चीज बताएंगे। वो कहेंगे H+ त्यागने वाला अम्ल है, H+ ग्रहण करने वाला सार है। तो उन्होंने कुछ अलग चीज बताई, लेकिन शुरू से जो आप पढ़ रहे हो ना, वो चीज बताई थी आर्रेनियस ने। और आर्रेनियस ने देखो यहाँ पे क्या बताया, आर्रेनियस के अनुसार वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में, अब ये चीज लिमिटेशन बनेगी उसकी, उसने केवल और केवल बात की थी जलीय विलयन में। ठीक है, यदि अपन बात करें HCl की, HCl जो गैसीय अवस्था में होता है, ये भी एसिड की तरह व्यवहार करता है। लेकिन आर्रेनियस ये नहीं बता पाया। आर्रेनियस तो ये कहता है कि HCl यदि जलीय विलयन में है तो वो एसिड है। तो ये चीज कौन बताएगा, वो अपन देखेंगे ब्रोंस्टेड लोरी से। ब्रोंस्टेड लोरी कहता है कि जलीय विलयन की कोई जरूरत नहीं है, जो H+ त्यागता है वो अम्ल है, जो H+ ग्रहण करता है वो
सार है, खत्म बात। लेकिन आरएनएस ने देखो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे, एक तो जलीय विलयन और एक H+। ध्यान रखना है आरएनएस में हमेशा जलीय विलयन की बात की गई है और अम्ल के लिए H+ देता है, यानी H+ त्यागता है, ठीक है। अब देखो अपन यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखेंगे, पहले अपन अम्ल की बात कर लेते, फिर आगे अपन सार की बात करेंगे आरएनएस में। अब यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, किसी भी अम्ल की सारकता क्या होती है। देखो यहाँ पे अपन देखेंगे अम्ल की सारकता। तो अम्ल की सारकता क्या होती है, अम्ल द्वारा त्यागा गया अधिकतम H+ आयनों की संख्या, वो होती है अम्ल की सारकता, ठीक है। तो यहां पे देखो एक चीज लिखी गई, एक सारकीय अम्ल, इसका मतलब यह है कि ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में केवल और केवल एक H+ देते हैं, जलीय विलयन में केवल और केवल एक H+ देते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए थे, HCl हो गया, HNO3 हो गया, CH3COOH हो गया, HI हो गया, H3PO2, ये सभी के सभी क्या है, एक सारकीय अम्ल है। अब यहां पे आपको कंफ्यूजन केवल और केवल इसमें हो सकता है कि ये H3PO2 एक सारकीय क्यों है, क्योंकि आप फॉर्मूला देखोगे कि आप इसके पास कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, 3, लेकिन जब आप इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तब आपको पता चलेगा कि केवल और केवल ये एक हाइड्रोजन ही त्याग सकता है। देखो यहां पे अपन इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहां पे H3PO2, जब आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये चीजें अपन पी ब्लॉक वाला आपका जो चैप्टर है ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उसके आधार पर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाना भी सीख जाओगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको जिस तरह से मैं बता रहा हूं इस तरह से आप देखते जाइए और फिर आप बताना कि इसकी सारकता 1 क्यों हुई, इसकी सारकता 3 क्यों नहीं है, जबकि फॉर्मूले में इसके पास कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं आपको, 3 हाइड्रोजन। तो यहां पे फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच एक डबल बॉन्ड है, उसके साथ साथ यहां पे इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होगी, यहां पे एक सेकंड, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होगी, जिसमें ये देखो 2 तो ऑक्सीजन है और बाकी वाले जो 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन सीधा का सीधा अटैच है फॉस्फोरस से, जिसके कारण ये जलीय विलयन में केवल ये वाला ही हाइड्रोजन त्यागेगा। इसको जब अपन देखेंगे ना तो ये केवल एक H+ त्यागेगा और साथ में ये बना देगा PO2 और यहां पे 2 हाइड्रोजन यहां पे प्रेजेंट रहेंगे और यहां पे लग जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये इस तरह से इसकी रिएक्शन होगी। इसके कारण जो ये जो एसिड है H3PO2, ये है एक सारकीय अम्ल है, क्योंकि केवल और केवल एक हाइड्रोजन ही त्यागता है। इसी तरह से यहां अपन यहां पे और एग्जांपल देखने वाले हैं, देखिए ये यहां पे। अब ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। देखो HCl के पास केवल एक ही हाइड्रोजन है तो वो एक ही त्यागेगा, HNO3 के पास भी केवल एक हाइड्रोजन है तो वो एक ही त्याग पाएगा, CH3COOH, इसमें ये वाला हाइड्रोजन त्यागा जाएगा, ये तो कॉमन चीजें आपको सबको पता ही होगी। HI, इसमें एक हाइड्रोजन है, एक ही त्यागा जाएगा। इसमें मैंने बता दिया कि केवल ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन ही त्यागा जाएगा। आगे भी एग्जांपल है, ये जो फॉस्फोरस के अम्ल है ना, ये काफी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि ये एक सारकीय, द्विसारकीय, त्रिसारकीय। सारकता क्या होती है किसी अम्ल की, जितने अधिकतम हाइड्रोजन वो त्याग पाता है, ठीक है। इसी तरह से अपन सार के लिए अम्लता देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, अम्ल के लिए सारकता होती है और सार के लिए अम्लता होती है, ठीक है। अब देखिए द्विसारकीय अम्ल, द्विसारकीय अम्ल में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2CO3, H2C2O4 ये वाला, H3PO3, ये सभी के सभी क्या है, द्विसारकीय अम्ल है। अब यहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है H3PO3 में, जब इसकी भी स्ट्रक्चर बनाओगे आप तब आपको समझ में आएगा कि इसमें भी हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से अटैच है वो केवल और केवल कितना है, 2 है। देखो यहां पे अपन H3PO3 देखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे, फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्लों की जब स्ट्रक्चर बनाते हो आप, तब ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन और सल्फर के बीच सबसे पहले एक डबल बॉन्ड बना देना है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं आगे, यहाँ पे अब पीछे ऑक्सीजन कितने रहे, 2, तो इस तरह से आप 2 ऑक्सीजन लिख दीजिए और साथ में क्या लगा दीजिए, हाइड्रोजन, और
ये इस तरह से स्ट्रक्चर होगी। अब ये संरचना यदि आपको बनानी आ गई तो अब आप बता सकते हो कि H3PO3 है, इसकी सारकता कितनी होगी? 2। केवल और केवल 2 हाइड्रोजन हैं जो सीधे के सीधे ऑक्सीजन से अटैच है और वो H+ के रूप में निकलेंगे और ऑक्सीजन को O- बना देंगे, ठीक है। लेकिन जो तीसरा हाइड्रोजन है वो सीधा का सीधा किससे अटैच है? सल्फर से। तो ये इसमें सारकता में ये यूज नहीं होगा, ठीक है। अब अपन वापस चलते हैं अपनी जो पहली स्लाइड है वहां पे, फिर अपन देखते हैं त्रिसारकीय अम्ल। त्रिसारकीय अम्ल में ये वाला यहाँ पे यहीं पे देख लेते हैं अपन H3PO4। अब इसकी जब स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। यहाँ पे अपन इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यहां पे आप देखोगे कि तीनों के तीनों हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से ही अटैच है, कोई सल्फर से हाइड्रोजन अटैच नहीं है। तो ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन है वो त्यागे जाएंगे जलीय विलयन में। तो H3PO4 की जब आप सारकता देखोगे तो वो 3 होगी और H3PO3 की सारकता कितनी होगी? 2 होगी। ये चीजें आपको ध्यान रखनी। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, पी ब्लॉक वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि जो सल्फर के ऑक्सो अम्ल होते हैं या फिर फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्ल होते हैं, इनकी अपन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, इसकी सारकता कैसे निकालते हैं, इनके फॉर्मूले कैसे याद रखने। एक साथ एक क्लास में सारी चीजें नहीं पढ़ाई जा सकती। अभी मैंने आपको केवल और केवल इतना पढ़ाया है कि अम्ल किसको कहते हैं, यानी जो लिटमस पत्र के आधार पर अपन उसका व्यवहार देखें तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, सार है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर लेते हैं। ये अपन ने पढ़ा। उसके बाद मैंने बताया कि अम्ल और सार को समझाने के लिए 3 अवधारणाएं अपने सामने आएगी। कौन सी? आर्रेनियस की अवधारणा, फिर ब्रोंस्टेड लोरी की अवधारणा और फिर अपन देखेंगे लुईस की अवधारणा, लुईस एसिड बेस थ्योरी यानी लुईस की अवधारणा। इन तीनों में सबसे पहले अपन ने शुरू किया आर्रेनियस की अवधारणा। तो आर्रेनियस की अवधारणा आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, केवल आपको नाम से थोड़ा सा नाम अभी पता चला होगा कि हाँ ये चीज आर्रेनियस ने बताई थी। आपने पढ़ रखा होगा कि H+ त्यागने वाले अम्ल है और OH- त्यागने वाले सार है। एक चीज इसमें ध्यान रखनी है कि वो जलीय विलयन में बात करता है, केवल और केवल किस में करेगा बात? जलीय विलयन में, एक्वस सॉल्यूशन में ही बात होगी इसकी। फिर अपन ने देखा कि एक सारकीय अम्ल, द्विसारकीय अम्ल और त्रिसारकीय अम्ल क्या है। तो ऐसे अम्ल जो एक H+ त्यागे, ऐसे अम्ल जो अपने 2H+ दे सके और ऐसे अम्ल जो 3H+ दे सके, उनके आधार पर इनके नाम है एक सारकीय अम्ल, द्विसारकीय अम्ल और त्रिसारकीय अम्ल। ये कैसे पता करेंगे? तो अपन को यदि स्पष्ट रूप से पता करना है तो उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। अधिकांश में तो अपन सीधा देख के पता कर सकते हैं कि जितने H+ हैं, जितने उसके पास H है उतने त्यागे जाएंगे। लेकिन कुछ जब जैसे सल्फर के हो गए या फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्ल हो गए, उसमें अपन को उसकी स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी और उसमें देखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन अटैच है, वही त्यागे जाएंगे। यदि सीधा कोई सल्फर से या फिर अपने फॉस्फोरस से अटैच है तो वो हाइड्रोजन त्यागा नहीं जाएगा जलीय विलयन में, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। अपन अगली स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पे अपन देखते हैं आर्रेनियस सार। आर्रेनियस अम्ल के बारे में समझ में आ गया। आर्रेनियस सार क्या हो गई? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- देते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- देते हैं। क्या देते हैं? यहाँ पे अपन लिखेंगे OH-, ठीक है। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- त्यागते हैं सार कहलाते हैं, बेस कहलाएंगे ये, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक अम्लीय सार, द्विअम्लीय सार और त्रिअम्लीय सार। वहां पे अपन ने क्या देखा था कि अम्ल की तो होती है सारकता और सार की होती है अम्लीयता। तो देखो एक अम्लीय सार, यहां पे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि देखिए यहां पे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक सार है, वो केवल और केवल एक OH- ही त्याग पाएगा क्योंकि इसके पास केवल एक OH- ही है। इसी तरह से KOH हो गया या फिर NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी के सभी जो सार है वो कैसे हैं? एक अम्लीय सार है। इसी तरह से द्विअम्लीय सार क्या होंगे? जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसमें कितने OH है? 2 है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब त्रिअम्लीय सार क्या होगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां पे आप देखोगे तो AlOH3 है, तो इसकी जब अपन रिएक्शन लिखेंगे तो ये तो एल्यूमिनियम +3 के साथ और फिर OH- और ये कितने OH दे पाएगा?
3 OH दे पाएगा। तो इसके कारण एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वो कैसा सार है, तो आप कहोगे त्रिअम्लीय। मैं पूछूं कि निम्न में से कौन सा सार त्रिअम्लीय है या उसकी अम्लीयता 3 है, तो आप इन ये चारों ऑप्शन में यहां से मैं ऑप्शन बना देता हूं, तो कौन सा होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। दो अम्लता वाले कौन से सार हैं, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इनके पास कितने 2 OH माइनस है। और यहाँ पे जैसे अपन देखते हैं ना सार धातु, अपन पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे तो जो पहला वर्ग है उसमें अपनी सारी की सारी सार धातुएं रखी गई। तो सार धातुओं के हाइड्रो ऑक्साइड हैं, उनकी सार हाइड्रो ऑक्साइड है वो सार होते हैं, उसकी अम्लीयता 1 होगी। कितनी होगी, 1। उसी तरह से सारी मर्दा धातु जो दूसरे वर्ग में रखी गई है, जिसमें अपने कैल्शियम वगैरह जो आते हैं, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये तो इनकी जो सारकता अपने अम्लता होगी वो 2 होगी। कितनी होगी, 2, क्योंकि इनके पास 2 OH माइनस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पे जो चीज मैंने शुरू में बताई थी कि आर्रेनियस अम्ल सार सिद्धांत की कुछ कमियां हैं, कुछ लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन थी, इसी के कारण आगे सिद्धांत बने ब्रोंस्टेड लोरी और उसके साथ साथ लुईस, ये दोनों सिद्धांत बने क्योंकि इसमें कुछ कमियां थी। देखो क्या कमियां है, ये सिद्धांत केवल जलीय माध्यम में ही अम्ल और सार की व्याख्या करता है, अतः गैसीय HCl के अम्लीय व्यवहार को इस सिद्धांत के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको क्वेश्चन में यदि दी जाएगी ना, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, ऐसे बना के आजकल क्वेश्चन बनने लग गए हैं। तो आपको बहुत केयरफुली पढ़ना है हर एक चीज को। यहाँ पे आपको जो भी चीजें बताई जा रही बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की नजर से। ठीक है, तो देखो गैसीय HCl है ना, वो अम्लीय है, वो कौन नहीं समझा पाया, आर्रेनियस ये चीज नहीं समझा पाया। लेकिन यदि ये बताया जाए कि जो HCl है वो एक्वस मीडियम में अम्लीय होता है, ये चीज आर्रेनियस ने समझा दी थी। लेकिन जो HCl है वो गैसीय अवस्था में अम्लीय होता है, ये चीज आर्रेनियस द्वारा नहीं समझाई गई। ये चीज आर्रेनियस के द्वारा समझा दी गई और ये चीज आर्रेनियस के द्वारा नहीं समझाई गई। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसके कारण इस सिद्धांत का खंडन हो गया और फिर आगे अपन जो सिद्धांत पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्रोंस्टेड लोरी वाला सिद्धांत। ये नहीं समझा सका। अब देखो CO2 होती है, आपको पता है CO2 भी एक एसिडिक गैस है, तो CO2 अम्लीय क्यों है, इसके बारे में आर्रेनियस नहीं समझा पाया। इसको अपन किसके द्वारा पढ़ेंगे, लुईस एसिड बेस जो थ्योरी होती है ना, उसमें अपन समझेंगे कि CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो अम्लीय क्यों होती है। इसी तरह से जैसे PCl5 हो गया, SF6 हो गया, IF7 हो गया, ये अंतिम व्यवहार को इस सिद्धांत के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। ये सभी के सभी एसिडिक होते हैं, तो इसको अपन इस सिद्धांत के द्वारा नहीं समझा पाते, क्योंकि ये सिद्धांत कहता है कि H+ त्यागेगा वही अम्लीय है। इसमें तो H+ है ही नहीं, CO2 में H+ नहीं है, फिर भी ये एसिडिक क्यों है। तो इस सिद्धांत के द्वारा ये सारी की सारी चीजें नहीं समझाई जा सकती। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये आर्रेनियस का जो सिद्धांत है वो समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेसिक सिद्धांत है, बहुत ही सिंपल सिद्धांत है। इसमें ये चीजें बताई गई कि जो जलीय विलयन में H+ त्यागे अम्ल है, जो जलीय विलयन में OH- त्यागे सार है। और फिर अपन ने देखा कि इसकी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, कुछ चीजें ये नहीं समझा पाया, जैसे CO2 अम्लीय क्यों है, ये चीज आर्रेनियस नहीं समझा पाया। HCl गैसीय माध्यम में भी अम्लीय होता है, ये चीज भी आर्रेनियस नहीं समझा पाया। ठीक है, तो फिर अपन देखते हैं अगला सिद्धांत अपना। यहां तक आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होगी। देखिए यहां से अपन, और एक चीज और लिखी गई है कि कुछ यौगिक जैसे अपने ये अमोनिया और ये एमीन हो गई, ठीक है, और ये ईथर हो गया, आदि सारी व्यवहार को इस सिद्धांत के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। अपन थोड़ा सा पीछे चलेंगे और यहाँ पे एक चीज और लिखी गई थी। देखो यहाँ पे आर्रेनियस की अपन लिमिटेशन पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे ये चीजें, ये सारे के सारे अम्लीय होते हैं, तो इसको नहीं समझा पाए आर्रेनियस। और दूसरी जो स्लाइड है उसमें जो सारे के सारे पदार्थ दे रखे हैं, जैसे ये इसमें ये सारी होते हैं, सारे के सारे कैसे हैं, सारी। क्यों है सारी, यहाँ पे अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि इस अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। लोन पेयर होने के कारण ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो लोन पेयर डोनेट करने वाले लुईस के अनुसार सार होते हैं। ये आर्रेनियस नहीं बता पाए थे, ये लुईस ने बताया था। तो यहाँ पे ये भी सारी होता है, ये भी सारी है, क्योंकि इसमें भी नाइट्रोजन है और इसके पास लोन पेयर है। ये ईथर होते हैं, वो भी सारी होते हैं। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास एक नहीं दो लोन पेयर है, तो इसके कारण ये भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो ये सारे के सारे क्या है, सारी है।
तो इसको भी आरएनएस के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, तो ये सारी की सारी लिमिटेशन थी। अब देखो दूसरा अपना सबसे इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत है, आरएनएस को तो पढ़ लिया, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा होती है ब्रोंस्टेड लोरी से, क्योंकि यहाँ पे अपन संयुग्मी अम्ल सार युग्मक देखेंगे कि किसका संयुग्मी अम्ल ये है, किसका कोई सार दे देंगे बताओ इसका संयुग्मी अम्ल कौन सा है, कोई अम्ल दे देंगे बताओ इसका संयुग्मी सार कौन सा है। तो ये चीज अपन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं बताता हूं कि आरएनएस ने क्या बताया। आरएनएस ने किसको अम्ल का और किसको सार का। तो देखिए यहाँ पे इस सिद्धांत के अनुसार वे सभी यौगिक जो प्रोटॉन त्याग दे, ये चीज अपने यहाँ पे ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत पढ़ रहे हैं अपन, और ये चीज आरएनएस ने भी बताई थी। देखो इस सिद्धांत के अनुसार वे सभी यौगिक जो प्रोटॉन त्यागते हैं यानी H+ त्यागते हैं वो सभी अम्ल हैं, लेकिन इसने जलीय विलयन वाली चीज नहीं कही है। उसने जलीय विलयन की बात की थी, आरएनएस ने जलीय विलयन की बात की थी। इसने केवल और केवल बताया कि वे सभी यौगिक जो प्रोटॉन त्यागते हैं अम्ल कहलाते हैं, तथा अम्ल प्रोटॉन त्याग कर संयुग्मी सार बनाते हैं। ठीक है ना, ये अपन कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, संयुग्मी अम्ल क्या होता है और संयुग्मी सार क्या होता है, और उसको कैसे निकालते हैं अपन, किसका संयुग्मी अम्ल कौन सा होगा ये। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि इस सिद्धांत के अनुसार वे यौगिक जो प्रोटॉन त्यागते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाएंगे। ठीक है, जैसे HCl है तो HCl भी प्रोटॉन त्याग सकता है, HCl प्रोटॉन त्याग के क्या बनाएगा, H+ और साथ में Cl-, ये चीज बनाएगा। ठीक है, तो ये चीज अपन देखते हैं आरएनएस अम्ल में, और फिर अपन देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल HCl हो गया, HI हो गया, H2SO4 हो गया, और यहाँ पे ये भी एक अम्ल है, और उसके साथ साथ CH4 हो गया, NH3 हो गया ये, और ये -2 H2O और OH-, ये सारे के सारे क्या है, अपने ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत के अनुसार ये अम्ल है। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ब्रोंस्टेड लोरी में आपको जैसे ये देखो, इसको भी आप अम्ल कह रहे हो क्योंकि ये H+ एक त्याग के OH- बना सकता है। अपन अभी यहाँ पे देखेंगे इसका जो संयुग्मी अम्ल होगा, संयुग्मी सार होगा, वो भी देखेंगे, दोनों में एक H+ का डिफरेंस होता है अम्ल और सार में। इसी तरह से CH3COOH, HNO3 आदि अम्ल है, क्योंकि इनमें क्या उपस्थित है, प्रोटॉन उपस्थित है, सभी में प्रोटॉन उपस्थित है, कम से कम एक प्रोटॉन तो सभी में उपस्थित है, जिसके कारण ये एक प्रोटॉन त्याग के संयुग्मी सार बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, संयुग्मी सार। अब देखो अम्ल होगा वो H+ त्याग के क्या बनाएगा, संयुग्मी सार। ये इस तरह से, जैसे अपन इसको एक पेज में अलग से पढ़ते हैं, देखो यहां पे मैं लिखूंगा ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत, ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत। ठीक है, अब देखो उसमें क्या बताया गया, जैसे कोई अम्ल होगा, वो अम्ल यदि H+ त्यागता है, अम्ल यदि H+ त्यागता है तो वो बनाएगा संयुग्मी सार बनाएगा। क्या बनाएगा, संयुग्मी सार। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं HCl ले लिया, अब यदि इसने H+ त्यागा है तो क्या बनेगा, Cl- बनेगा। अब आपसे पूछा जाए HCl का संयुग्मी सार है तो उसमें से H+ त्याग के जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको आप उसका क्या बोल दोगे, संयुग्मी सार। तो आपसे पूछा जाए अब क्वेश्चन की HCl का संयुग्मी सार है तो Cl-, क्या आंसर होगा, Cl-। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन H2SO4। अभी अपन ब्रोंस्टेड अम्ल के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर आगे अपन ब्रोंस्टेड सार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे H2SO4 है, अब इसमें से आप यदि एक H+ त्यागते हो तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, देखो ये इस तरह से बनेगा, क्योंकि इसमें दो यदि हाइड्रोजन त्यागें तो SO4-2 बनता है, इसमें अपन ने केवल एक हाइड्रोजन त्यागा है तो ये बनेगा। अब देखो इसको कैसे समझ सकते हैं, ये इसकी स्ट्रक्चर है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब यदि ये वाला हाइड्रोजन त्यागा जाता है, ये वाला जो हाइड्रोजन है त्यागा जाता है तो यहां से H+ हो जाएगा और इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो यही चीज मैंने लिखी है, ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है इसको मैंने लिखा, देखो एक हाइड्रोजन लिख दिया और 4 ऑक्सीजन है और इस पे माइनस आ गया। ठीक है, तो आपसे पूछा था H2SO4 का संयुग्मी सार है, ये तो अम्ल है, ये क्या है, अम्ल है।
तो आपसे पूछा जाए इसका संयुग्मी सार है, तो आपके ऑप्शन में ये नजर आएगा, आपको ऑप्शन में ये भी होगा, लेकिन ये संयुग्मी सार नहीं है H2SO4 का। H2SO4 का संयुग्मी सार है वो ये है, जिसमें इस कंपाउंड में एक हाइड्रोजन अभी भी प्रेजेंट है। फिर अब देखो ये भी एक अम्ल है, वैसे मैंने बताया कि ये H2SO4 का क्या है, संयुग्मी सार है, संयुग्मी सार है, लेकिन अभी भी ये अम्ल भी है। क्योंकि अम्ल क्यों है, क्योंकि इसके पास अभी भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब देखो इसकी रिएक्शन अपन जब लिखेंगे तो एक H+ और भी यहां से त्याग दिया जाएगा और H2SO नहीं SO4-2 बनेगा। अब आपसे पूछा जाए कि ये जो है ये तो अम्ल है, तो इसका संयुग्मी सार क्या होगा, तो उसमें से एक हाइड्रोजन और कम कर दीजिए आप, ये वाला सल्फेट आयन है वो क्या होगा इसका संयुग्मी सार। तो बहुत आसान सा सिद्धांत है, केवल और केवल संयुग्मी अम्ल और सार में इतना डिफरेंस होता है कि एक के पास H+ ज्यादा होता है और एक के पास H+ कम होता है। ठीक है, अब देखिए अपन वापस पीपीटी पे चलते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। अब आप देखिए यहां से यहां पे वापस चलते हैं, देखो अम्ल है उसने H+ त्यागा, क्या बनाया संयुग्मी सार, HCl है H+ और Cl-, ये जो अम्ल है इसका संयुग्मी सार Cl- है। उसी तरह से अब देखो सार के बारे में क्या होगा, इस सिद्धांत के अनुसार सार वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। आर्यनियस ने क्या चीज बताई थी, OH- त्यागने वाले सार हैं। अब ब्रोंस्टेड लोरी क्या बता रहे हैं, ब्रोंस्टेड लोरी यही बता रहे हैं कि H+ त्यागे अम्ल, H+ ग्रहण करे सार। ठीक है, देखो H+ या फिर प्रोटॉन कुछ भी कहते हैं अपन, H+ को प्रोटॉन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो अपने हाइड्रोजन है, देखो हाइड्रोजन यहाँ पे ये हाइड्रोजन है। अब देखो यदि इसको H+ बना दिया जाए, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन इसके पास 0 है, तो H+ में इलेक्ट्रॉन त्याग दिया गया, अब इसके पास केवल क्या है, प्रोटॉन ही प्रेजेंट है, तो H+ को अपन ने क्या बोल दिया, प्रोटॉन। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार सार वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, तो प्रोटॉन ग्रहण करने वाले क्या कहलाएंगे, सार कहलाएंगे। देखिए अपन आगे बढ़ते हैं, यहां से सार प्रोटॉन ग्रहण कर संयुग्मी अम्ल बनाते हैं। अब यदि कोई सार है वो प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है तो क्या बनाएगा, अम्ल बनाएगा। तो अम्ल क्या होगा, उस सार का संयुग्मी अम्ल होगा, क्या होगा, संयुग्मी अम्ल होगा। सार है वो H+ ग्रहण कर देता है और संयुग्मी अम्ल होता है। अपन जब आगे इनके क्वेश्चन देखेंगे तब मैं बताऊंगा कि कैसे आपको अम्ल और सार में परिवर्तन करना है। केवल और केवल एक H+ का डिफरेंस है, जिसके पास H+ ज्यादा है वो अम्ल है और जिसके पास H+ कम है एक वो सार है, और दोनों एक दूसरे के युग्म बना देते हैं, इसके कारण इसको अपन कहते हैं संयुग्मी अम्ल सार। ठीक है, यहां पे देखो Cl- क्या था, संयुग्मी अपने सार है, मान लो Cl- क्या है, सार। अब ये Cl- जब H+ ग्रहण करके HCl बनाएगा ना, तो ये होगा संयुग्मी अम्ल। किसका संयुग्मी अम्ल, तो सीधा नहीं बोलोगे कि ये संयुग्मी अम्ल है, आपको जब पूछा जाए कि Cl- का संयुग्मी अम्ल है तो HCl है, Cl- का संयुग्मी अम्ल क्या है, HCl है। दूसरी तरह से अपन यहां पे देखो क्लोरीन माइनस, ये एक तरह से सार है तो इसका संयुग्मी अम्ल HCl होगा। यहां पे ये देखो ये, अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत में ये अम्ल भी हो सकता है और ये सार भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि इसने H+ त्यागा है या फिर H+ ग्रहण कर किया। इसके पास दोनों तरह की क्षमता है कि ये H+ ग्रहण भी कर सकता है और H+ त्याग भी सकता है। ठीक है, तो ये अम्ल भी है और सार भी है। तो इस तरह से ये और जल है, अब देखो जल H+ ग्रहण भी कर सकता है और H+ त्याग भी सकता है। देखो यहां पे एग्जांपल H2O, अब यदि ये H+ ग्रहण करता है तो क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा H3O पॉजिटिव। और यदि ये H+ त्यागता है, यहां से इसने यदि H+ त्यागा है, अब यदि H+ त्यागा है तो H+ और OH-। अब इस रिएक्शन में जल कर रहा है व्यवहार अम्ल की तरह और इस रिएक्शन में जल व्यवहार कर रहा है सार की तरह। ठीक है, अब मैं यहां से क्वेश्चन बनाता हूं, बताओ H3O, H3O पॉजिटिव का संयुग्मी अम्ल है, H3O पॉजिटिव का संयुग्मी अम्ल है, तो आप बताओगे ये वाला, सॉरी H3O पॉजिटिव का संयुग्मी सार है तो ये वाला। ठीक है, क्योंकि इस H2O ने
जल ने H प्लस ग्रहण करके क्या बनाया, हाइड्रोनियम आयन। अब यदि ये सार है, क्यों, क्योंकि इसने प्रोटॉन ग्रहण किया है और ये अम्ल बना दिया, तो ये तो अम्ल है और ये सार है, एक दूसरे के युग्म है। ये तो अपने ये सार है और ये क्या है, अम्ल है। ये सार क्यों है, क्योंकि इसने H प्लस ग्रहण किया है। ये अम्ल क्यों है, क्योंकि अब ये H प्लस त्याग भी सकता है। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं यहां पे पूछता हूं कि जल का संयुग्मी अम्ल है। दो तरह के क्वेश्चन है, जल का संयुग्मी अम्ल है, जल का संयुग्मी अम्ल है। अब देखो केवल और केवल इतना ध्यान रखना आपको, यदि जल का संयुग्मी अम्ल पूछा है तो इसमें H प्लस जोड़ दीजिए आप, क्योंकि अम्ल के पास H प्लस ज्यादा होंगे। तो इसमें यदि H प्लस जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, ये तो बनेगा हाइड्रोनियम आयन। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं कि जल का नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन आप यदि ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो ये आसान से क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे आपके। H2O यानी जल का संयुग्मी सार है। अब मेरे को ये बताओ कि सार के पास H प्लस ज्यादा होते हैं या कम, तो सार के पास H प्लस कम होते हैं। तो यहाँ पे जल का संयुग्मी सार यदि आपको बताना है तो इसमें से H प्लस निकाल दीजिए आप। तो देखो जल है, इसमें से यदि H प्लस निकाल दिया तो H प्लस और OH माइनस, तो ये जो OH माइनस है वो जल का क्या है, संयुग्मी सार है। और H3O पॉजिटिव ये क्या है, जल का संयुग्मी अम्ल है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अम्ल और सार में केवल एक हाइड्रोजन, अपने हाइड्रोजन भी नहीं कहेंगे अपन, प्रोटॉन का डिफरेंस है। जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा है वो अम्ल है, जिसके पास प्रोटॉन कम है वो सार है, और दोनों एक दूसरे के संयुग्मी अम्ल सार युग्मक कहलाते हैं। आप आगे अपन जब इसके क्वेश्चन भी देखेंगे तब आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। इस सिद्धांत को संयुग्मी अम्ल सार सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें तो किसी को कंफ्यूजन होगा ही नहीं कि इस सिद्धांत को संयुग्मी अम्ल सार युग्म अपने सिद्धांत क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें देखो केवल और केवल इन्होंने एक ही चीज बताई, प्रोटॉन त्यागने वाला अम्ल, प्रोटॉन ग्रहण करने वाला सार, दोनों में केवल एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, वो दोनों आपस में संयुग्मी अम्ल सार युग्मक कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो उभयधर्मी पदार्थ, उभयधर्मी पदार्थ क्या होंगे, वे पदार्थ जो प्रोटॉन दान भी कर सकते हैं और ग्रहण भी कर सकते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं, उसे उभयधर्मी पदार्थ कहते हैं। जैसे मैंने पीछे एक एग्जांपल बताया था ये वाला, ये तो ये देखो यहां पे H प्लस त्याग भी सकता है और H प्लस ग्रहण भी कर सकता है। साथ ही साथ ये देखो यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है जल, अपने जल का और HCl का। तो देखो HCl और जल दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, तो कोई एक तो अम्ल की तरह व्यवहार करेगा और कोई एक सार की तरह व्यवहार करेगा। अब यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बना और Cl माइनस बना। अब देखो इस रिएक्शन को ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा कि इसमें HCl ने तो H प्लस त्यागा है और जल ने H प्लस ग्रहण किया है। तो यदि जो H प्लस ग्रहण करता है वो क्या होगा, सार होगा, और जो H प्लस त्यागता है वो क्या होगा, अम्ल होगा। तो देखो ये अम्ल है और ये सार है। अब इसका संयुग्मी अम्ल क्या होगा, ये सार है, इसका संयुग्मी अम्ल होगा ये चीज मैंने यहाँ पे भी आपको बताई थी। और HCl है, इसका संयुग्मी सार होगा Cl माइनस, क्योंकि इसमें से एक H प्लस निकाल दो तो जो पीछे जो यौगिक बनेगा वो उसका संयुग्मी सार होगा। ठीक है, इस क्रिया में HCl प्रोटॉन दाता यानी जो प्रोटॉन डोनेट करता है, जबकि H2O प्रोटॉन ग्राही है जो अपने प्रोटॉन ग्रहण करता है। ठीक है ना, ये अभिक्रिया से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे HCl था, इसने प्रोटॉन त्यागा, Cl माइनस बना, H2O था, इसने प्रोटॉन ग्रहण किया, H3O प्लस बना, जिसको अपन हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। अब यहां पे देखो ये अमोनिया है जो सार है और ये जल है, ये अम्ल। अब देखो इन दोनों अभिक्रियाओं को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक अभिक्रिया में तो जल सार की तरह व्यवहार कर रहा है और एक अभिक्रिया में जल अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। क्योंकि जल से अभिक्रिया करने वाला दूसरा पदार्थ कैसा है, क्या वो जल से ज्यादा सारी है या फिर जल से ज्यादा अम्लीय है, उन पे डिपेंड करता है कि जल कैसा व्यवहार करेगा। जल उभय धर्मी पदार्थ है, कैसा है, इस दोनों अभिक्रियाओं से आपको यही समझाया जा रहा है कि जल भी एक उभय धर्मी पदार्थ है जो H प्लस ग्रहण भी कर सकता है और H प्लस अपने त्याग भी सकता है। ठीक है, एक ये भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, और साथ में ये इस दोनों अभिक्रियाओं में आपको जल के बारे में समझाया जा रहा है। यहाँ पे अमोनिया के साथ जल अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है और HCl के साथ जल सार की तरह व्यवहार कर रहा है। देखो जब अमोनिया है ये सार है, इसका मतलब क्या करेगा, H प्लस ग्रहण करेगा। यही तो ब्रोंस्टेड लोरी ने बताया, ब्रोंस्टेड लोरी ने ये चीज बताई कि जो H प्लस ग्रहण करे वो सार है। तो ये देखो ये अमोनियम आयन जो बना है वो अमोनिया का संयुग्मी अम्ल है,
ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अमोनिया का संयुग्मी अम्ल है वो अमोनियम आयन है। क्या है? अमोनियम आयन, NH4 पॉजिटिव, इसको बोलते अमोनियम, और इसको बोलते अमोनिया, NH3। अब H2O है, ये अम्ल है, तो इसका संयुग्मी सार क्या होगा? संयुग्मी सार बनाने के लिए इसमें से H प्लस निकाल दो, तो ये संयुग्मी सार बन गया OH माइनस। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, और इस रिएक्शन के द्वारा आपको ये समझाया जा रहा है कि ये जो जल है वो उभयधर्मी है, कभी तो सार की तरह व्यवहार कर रहा है और कभी अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस अभिक्रिया में जल H प्लस देकर OH माइनस में बदल जाता है, जबकि NH3 है वो H प्लस ग्रहण करके अपने संयुग्मी अम्ल, इसमें यहां पे संयुग्मी अम्ल NH4 पॉजिटिव, ये अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, ये इसके बारे में बात की जा रही है कि जो अमोनिया है ना वो H प्लस ग्रहण करके संयुग्मी अम्ल अमोनियम आयन में बदल जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा गया है। इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल प्रबल होने पर संयुग्मी सार दुर्बल होगा, जबकि सार प्रबल होने पर संयुग्मी अम्ल दुर्बल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो लाइन है ना, इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां तक मेरा अनुभव कहता है, इस लाइन से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, और जब आगे आप पढ़ोगे ना दूसरे टॉपिक, तो ये लाइन है वो हर जगह आपको रिलेट करती हुई नजर आएगी। देखो क्या लाइन लिखी गई, इस सिद्धांत के अनुसार प्रबल अम्ल होने पे संयुग्मी सार दुर्बल होगा, जबकि सार यदि प्रबल है तो संयुग्मी अम्ल क्या होगा? दुर्बल होगा। दोनों का जोड़ा बन रहा है, एक H प्लस एक के पास ज्यादा है और एक के पास H प्लस कम है, केवल और केवल एक H प्लस का डिफरेंस है, दो का भी नहीं, केवल एक H प्लस का। तो मान लो मैं कहता हूं कि एक अपन यहां पे एग्जांपल लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कहता हूं HCl, यहां पे HF भी ले लेते हैं, यहां पे HBr HI। ये आपको पता है कि अपन हेलोजन के हाइड्रोजन के साथ जो हेलोजन के अम्ल है SF, HCl, HBr और HI। अब आपको यदि पता हो तो आप बता सकते हो कि इसमें से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है। तो मैं बताता हूं कि ये इस तरह से इनका कर्म होता है। ये जो पीरियोडिक टेबल वाली जो टॉपिक होता है ना, वहां पे आपको पढ़ाया जाता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसमें जब H प्लस त्यागा जाता है यहां से, तो यहां से क्या बनेगा? F माइनस, यहां क्या बनेगा? Cl माइनस, यहां क्या बनेगा? Br माइनस, और यहां क्या बनेगा? I माइनस। पहले तो मैं ये चीज बताता हूं कि इसमें अम्लता का क्रम ये क्यों है, ये प्रबल क्यों है। इससे इसका रीजन ये है कि जब ये H प्लस त्यागता है, मान लो HX है, अब यहाँ पे X की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? H प्लस बनेगा और X माइनस। अब इसमें ये चीज समझाई जाती है कि जो ये X माइनस बना है वो जितना ज्यादा स्थायी होगा, स्टेबल होगा, उतना ही ये अम्ल ज्यादा प्रबल होगा, उतना ही ये अम्ल ज्यादा प्रबल होगा, और अभिक्रिया अपने फॉरवर्ड साइड में चलेगी, आगे की तरफ चलेगी, अग्र दिशा में। लास आतेलिये का नियम ये कहता है कि यदि ये ज्यादा स्थायी है तो ये इस तरफ अभिक्रिया ज्यादा बढ़ेगी, और यदि ये ज्यादा बढ़ती है तो H प्लस ज्यादा त्यागे जाएंगे और ये अम्ल ज्यादा प्रबल अम्ल होगा। क्योंकि इसमें जो X माइनस है, जितना ऋणायन बड़ा होगा उस पर नेगेटिव चार्ज उतना ही स्टेबल होगा। ये चीज आपको पढ़ाई जाती है पीरियोडिक टेबल में। लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये चीज याद रखनी है कि मैंने कहा कि ये अम्लता का क्रम है। अब आपको केवल और केवल सारकता का क्रम बताना है। ये यहां से अपन ये जो जितने भी मैंने ऋणायन लिखे वो सभी सार की तरह व्यवहार करेंगे। क्यों सार की तरह व्यवहार करेंगे? क्योंकि ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार ये सभी के सभी H प्लस ग्रहण कर सकते, H प्लस ग्रहण करके ये संयुग्मी अम्ल बनाएंगे। तो मैं कहता हूं कि HF का संयुग्मी सार है F माइनस, HCl का संयुग्मी सार है Cl माइनस, और HBr का संयुग्मी सार है Br माइनस, और HI का संयुग्मी सार है I माइनस। अभी के लिए यदि ये चीज आपको समझ में नहीं आई तो उसका टेंशन नहीं लेना है। मैं कहता हूं ये इनकी अम्लता का क्रम है कि कौन सा अम्ल ज्यादा प्रबल है। तो इसमें HI सबसे प्रबल अम्ल है और HF सबसे दुर्बल अम्ल है। अब मैं आपको कहता हूं कि इनमें सबसे ज्यादा प्रबल सार कौन सा होगा, तो
जो ये पिछली जो लाइन लिखी गई है ना, यदि वो आपको पता है तो आप इसका आंसर बता सकते हो। देखिए ये वाला, इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल यदि प्रबल है तो उसका संयुग्मी सार क्या होगा, दुर्बल। जबकि यदि सार प्रबल है तो उसका संयुग्मी अम्ल क्या होगा, दुर्बल। ठीक है, तो वापस अपन अपने एग्जाम्पल पर चलते हैं यहां पे। अब आप इसका आंसर बता पाओगे। ये जो अम्ल है ये दुर्बल है, तो इससे बनने वाला सार होगा वो प्रबल होगा। तो इसका अपन क्रम लिखेंगे ना, वो इस तरह से आएगा, यानी F माइनस सबसे प्रबल सार है, और फिर इनकी सारकता का क्रम ये होगा, सारकता का क्रम। अब ये चीज बढ़ाई, इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन केवल और केवल इतना बनेगा। देखो मैं क्वेश्चन बनाता हूं आपके सामने, आप इसका आंसर बताना। निम्न में से कौन सा सार सबसे प्रबल है, यहां फिर अपन लिखेंगे प्रबलतम। निम्न में से कौन सा प्रबलतम सार है, प्रबलतम सार है। ठीक है, अब आप ऑप्शन देखिए, ए F माइनस, दूसरा Br माइनस, तीसरा I माइनस, चौथा अपन यहां पे लिख लेंगे Cl माइनस। अब आप इसका आंसर बताओ। देखो ये क्वेश्चन आप पहली बार जब पढ़ोगे ना, तब आपको समझ में नहीं आएगा ये कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया है। ठीक है, पहली बार जब इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखो यहाँ पे सार की प्रबलता पढ़ी है, तो आप तो इनको तो कभी सार के बारे में पढ़ते नहीं हो। सार में तो आप ये पढ़ते हो NaOH, KOH, ये इनके बारे में पढ़ते हो कि ये सार है। अब ये सार हुए कैसे, पहली बात तो क्योंकि ये सभी के सभी H+ ग्रहण कर सकते हैं, जिसके कारण ब्रोंस्टेड-लोरी का सिद्धांत है, उसके अनुसार ये सभी के सभी पदार्थ कैसे होंगे, सारी होंगे। अब इसकी प्रबलता का क्रम बताना कि कौन सा ज्यादा प्रबल है कौन सा दुर्बल है, तभी तो आप इसका आंसर बता पाओगे। तो आपको यदि इनका क्रम पता नहीं है ना, तो इनका तो पता है, HF, HCl, HBr, HI, ये इनका क्रम यदि आपको पता है तो इनका क्रम आप बता सकते हो। इनका ठीक उल्टा होगा, जो ज्यादा प्रबल अम्ल है, जैसे HI सबसे प्रबल अम्ल है, तो इससे बनने वाला संयुग्मी सार, अपने संयुग्मी सार HI वो सबसे दुर्बल होगा। क्या होगा, सबसे दुर्बल। और ये सबसे दुर्बल अम्ल है, तो इससे बनने वाला संयुग्मी सार सबसे प्रबल होगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे प्रबलतम सार। तो आप इसका आंसर बताओगे ये F माइनस, यानी फ्लोराइड आयन, वो सबसे प्रबलतम सार है। अब यदि ये क्रम आपको अभी के लिए यदि पता नहीं है, हालांकि आपको जब पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ाया होगा तब ये चीज समझाई होगी आपको, ठीक है, लेकिन ये अभी के लिए यदि आपको ये चीज पता नहीं है, तो आप फिलहाल के लिए ये याद रख लीजिए कि HF, HCl, HBr और HI, इसमें सबसे प्रबलतम अम्ल HI होता है। जनरली अपन क्या पढ़ते हैं कि HCl एक प्रबल अम्ल है, HCl एक क्या है, प्रबल अम्ल है। लेकिन आप यदि ध्यान से देखोगे तो HCl से तो HBr और HI भी प्रबल है, इससे ये भी प्रबल होते हैं। केवल और केवल HF है वो HCl से दुर्बल होता है। तो एक तो ये चीज आप एक बार के लिए याद कर लीजिए, आगे जब अपन पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर देखेंगे या फिर आपको पढ़ाया होगा तब आपको ये चीज समझा दी होगी। लेकिन अभी के लिए आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि यदि ये क्रम दे रखा है तो आप इसका क्रम बता सकते हो, इनकी सारकता का क्रम बता सकते हो कि इनकी सारकता कैसी होगी, कौन सा प्रबल होगा और कौन सा दुर्बल। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, और क्वेश्चन यहीं से बना करते हैं अक्सर। तो आप एक एक चीज पे, एक एक पीपीटी पे ध्यान दीजिए, बड़ी केयरफुली इन चीजों को पढ़िए। पता नहीं कब मैं पढ़ा रहा हूं और मेरा जो मुंह से निकला हुआ वर्ड है वो आपके एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर में आपको नजर आ जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मेथेन हो गया, ये अमोनिया हो गया, ये जल हो गया और ये HF हो गया। इसके अम्लता का क्रम है ये दे रखा है, मतलब सबसे प्रबल अम्ल है HF है, उससे थोड़ा सा दुर्बल अम्ल होता है H2O, और ये तो सारी होता है, आपको पता ही है ना, ये दोनों तो बेसिक होते हैं, सारी होते हैं। तो ये अम्लीय है और ये अपन देख सकते हैं कि जनरली उदासीन होता है, लेकिन इसकी तुलना में तो अम्लीय है ना। अब इनके आप सभी के संयुग्मी सार बनाओ। अब देखो संयुग्मी सार कैसे बनाओगे, कोई अम्ल दे रखा है, उसका संयुग्मी सार बनाने के लिए उसमें से एक H+ माइनस कर दीजिए, एक प्रोटॉन माइनस कीजिए। यहां पे देखो CH4 है, इसमें से आप एक H+ निकालिए, तो यहां पे क्या रह जाएगा,
CH3 माइनस, और साथ में क्या बन जाएगा H प्लस। यदि इसने H प्लस त्यागा है, इसने H प्लस क्या किया है, त्यागा है, तो ये तो है अम्ल, ये क्या है अम्ल, और ये क्या है सार, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है संयुग्मी अम्ल सार है। मैं पूछूं कि CH3 माइनस का संयुग्मी अम्ल, तो ये बता दो। मैं पूछूं मेथेन का संयुग्मी सार, तो ये बता दो। समझ में आ गया ना। अब इसी तरह से आप जब अमोनिया में देखते हो, अब यदि अमोनिया ने H प्लस अपने त्यागा है, तो ये क्या होगा अम्लीय होगा, तो ये हो गया। अब देखो अमोनिया H प्लस ग्रहण भी कर सकता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। अमोनिया H प्लस ग्रहण करेगा तब वो सार ही होगा, मतलब वो सार की तरह व्यवहार करेगा। अब ये H प्लस त्याग रहा है तो वो अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। तो यदि ये अम्ल है तो ये क्या है, ये सार है, और ये एक दूसरे के संयुग्मी है। ठीक है, इसका संयुग्मी अम्ल ये, इसका संयुग्मी सार ये। समझ में आ रहा है। इसी तरह से देखो यहाँ पे H2O, अब यहाँ पे सभी का अपन को क्या संयुग्मी सार बनाने, क्या करना है संयुग्मी सार बनाने। तो मैं सभी में से H प्लस अपने निकाल रहा हूं। एक बार अपन दूसरी स्लाइड लेते हैं। अपने कौन कौन से यौगिक हैं, अमोनिया सॉरी मेथेन, अमोनिया, जल, और एक अपना था HF। अब इनके अपन को संयुग्मी सार बनाने हैं सबके, क्या बनाने संयुग्मी सार। अब यदि संयुग्मी सार बनाने हैं तो सब में से H प्लस माइनस कर दीजिए, सब में H प्लस माइनस करके जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो इनका संयुग्मी सार होगा। यहां से H प्लस त्यागा जाएगा, और जब ये H प्लस त्यागेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा इस तरह से। यहां पे OH माइनस और H प्लस, और इधर F माइनस और H प्लस। अब देखो सभी ने यहां पे H प्लस त्यागा है, इसके कारण ये तो होंगे सभी के सभी अम्ल, और ये क्या होंगे सभी के सभी सार, सभी के सभी क्या होंगे सार। अब इस अभिक्रिया को अपन ऐसे देखें, बैकवर्ड दिशा में देखें तो देखो ये फ्लोराइड आयन है वो H प्लस ग्रहण करके SF बना रहा है, और यहां से अपन पढ़े इस अभिक्रिया को तो HF वो H प्लस त्याग के फ्लोराइड आयन बना रहा है। ठीक है, तो दोनों तरीके से अपन देख सकते हैं। तो ये सब के सब क्या हो गए अपने सार, और ये सब के सब क्या हो गए अम्ल। अब देखो इसमें आपको ये चीज दे रखी हो, मान लो, हालांकि आपको ये चीज पता भी होनी चाहिए, लेकिन मान लो एक बार के लिए क्वेश्चन में ये चीज दे रखी है, आपको ये चीज दे रखी है कि इनकी अम्लता का क्रम ये है। यहां पे आपको ये चीज दे रखी है कि इनकी अम्लता का क्रम ये है, ये मेथेन है, ये अमोनिया, ये जल है, और ये HF है। इनकी अम्लता का क्रम ये है, और इससे जो संयुग्मी सार बन रहे हैं, उनकी संयुग्मी सार बन रहे हैं, तो उसकी सारकता का क्रम कौन सा ज्यादा प्रबल है और कौन सा ज्यादा दुर्बल है वो क्रम बताना। तो इसका उल्टा होगा, ये यदि प्रबल सार है, यदि ये प्रबल सार है तो इससे बनने वाला यदि ये प्रबल अम्ल है, यदि ये क्या है प्रबल अम्ल है, तो इससे बनने वाला जो सार होगा वो इनमें सबसे दुर्बल होगा। क्या होगा सबसे दुर्बल। तो इस तरह से ये इनका क्रम होगा सारकता का। अब देखो तीसरा अपना सिद्धांत था लुईस अम्ल सार सिद्धांत। उससे पहले मैं ब्रोंस्टेड लोरी को वापस समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। यहां पे अपन ब्रोंस्टेड लोरी को केवल 2 मिनट में मैं इस स्लाइड में आपको ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत आपको समझा दूंगा। देखो ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत क्या कहता है, ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत, ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत ये कहता है कि जो H प्लस त्यागे वो अम्ल, H प्लस त्यागे वो क्या है अम्ल है, और जो H प्लस ग्रहण करे, H प्लस ग्राही, यहां पे अपन दाता लिख देते हैं, H प्लस डोनेट करने वाले, H प्लस दाता अम्ल है, H प्लस ग्राही क्या है सार। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। अब देखो यहां पे संयुग्मी अम्ल सार युग्मक बनेंगे, तो वो कैसे बनेंगे, कोई मान लो अम्ल है, अब उसने H प्लस त्यागा है तो यहां पे सार बनेगा, क्या बनेगा सार, और वो इस अम्ल का संयुग्मी होगा, तो यहां पे अपन लिखते हैं संयुग्मी। अब ऐसे नहीं है कि ये संयुग्मी सार है तो कभी अम्ल नहीं होगा, अम्ल हो सकता है, लेकिन इस अम्ल के लिए संयुग्मी सार होगा ये, इस अम्ल के लिए संयुग्मी सार होगा ये। ठीक है, उसी तरह से मान लो कोई सार है और उसने यदि H प्लस ग्रहण किया है, अब ये सार क्यों हुआ,
क्योंकि इसने H प्लस ग्रहण किया, इस सिद्धांत में बोल रहा हूं। ये ब्रोंस्टेड लोरी जो सिद्धांत है ना, ये सिद्धांत ये कह रहा है कि ये सार इसलिए हुआ क्योंकि इसने H प्लस ग्रहण किया। अब इससे जो बनेगा वो अम्ल बनेगा। क्या बनेगा? अम्ल। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? संयुग्मी अम्ल। क्या बोलेंगे? संयुग्मी अम्ल। और साथ में जो चीज बनेगी, हाँ ये सार होगा, H प्लस ग्रहण करने पे क्या बनेगा? संयुग्मी अम्ल। तो ये दोनों आपको अभिक्रिया और ये चीज यदि आपको समझ में आ गई, सारे के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। और एक चीज ये बताई गई थी जो नोट में लिखवाया गया था आपको, कि यदि इस सिद्धांत के अनुसार कोई अम्ल प्रबल है तो उससे बनने वाला संयुग्मी सार दुर्बल होगा। उससे बनने वाला संयुग्मी सार क्या होगा? दुर्बल होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन कि मान लो यहां पे H2SO4 है और साथ में अब इससे जो बना है, इसने मान लो H प्लस दिया गया तो H प्लस हो जाएगा, और ये इस तरह से। अब यदि ये प्रबल अम्ल है, ये क्या है? ये प्रबल अम्ल है, तो इससे जो ये बना है ये क्या होगा? सार होगा। ये क्या होगा? सार होगा। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया को आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हो। इसने H प्लस ग्रहण करके ये बनाया है, तो यदि इसने H प्लस ग्रहण किया है, देखो ये अग्र दिशा में भी चल रही है और पश्चिम दिशा में भी चल रही, तो यहां से आप जब पढ़ोगे तो इसने H प्लस ग्रहण किया और H2SO4 बनाया, इसके कारण ये सार है और ये क्या है? अम्ल है। ठीक है, तो यदि ये प्रबल है तो ये क्या होगा? दुर्बल होगा। उम्मीद करता हूं कि ये यहां तक आपको चीज समझ में आ गई होगी। अपन ने अभी तक दो सिद्धांत पढ़े हैं अम्ल सार के लिए, केवल और केवल अपन ने दो सिद्धांत पढ़े, ब्रोंस्टेड लोरी वाला और उससे पहले अपन ने अर्निस वाला सिद्धांत पढ़ा था। अब अपन अगला सिद्धांत पढ़ेंगे, ये अपन लुईस एसिड बेस थ्योरी है, वो थोड़ी सी इससे भी टिपिकल है और थोड़ी सी विस्तार से समझनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे बात की जाती है लॉन पेयर और बेस पेयर की। वहां पे लॉन पेयर ग्रहण करने वाला और लॉन पेयर त्यागने वाला, वहां पे ये चीज बताई जाएगी कि जो लॉन पेयर ग्रहण करता है वो अम्ल है, जो लॉन पेयर डोनेट करता है वो सार है। तो उस सिद्धांत को अपन आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें सारी की सारी पढ़ाई हुई समझ में आई होगी। आप इसको एक बार अपने खुद से रिवाइज करना, ये नोट्स बनाना अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से पढ़ना।